41 मन से 2421 रुपए आया था, 2421 रुपए। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि पैसे का कलेक्शन, आज तक किसी ने एक वीडियो भी जारी किया या एक भी कोचिंग वाला आके खड़ा हुआ? मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, ठीक है, बेरोजगारों की बात करके। ये तो हमारे हक की बात थी, तो ये बात तो हमको करनी पड़ेगी। प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि ये काम करेगा तो फिर मैं कब करूंगा? आज आपके मन के अंदर भी ये है कि यार इतनी दूर क्यों जाएंगे, अपन ये जा तो रहे। जिस दिन अगर हमने ये भाव छोड़ दिया, उस दिन हम कहीं ना कहीं सरकार से लड़ने लायक और कुछ मांगने लायक बन जाएंगे। अभी हम कुछ बोलते हैं, आपने देखा होगा पिछली बार भाबरा के अंदर जब हमने आंदोलन किया था कि कुछ नेता लोग चले गए वहां पे और उन्होंने कह दिया कि ये व्यक्ति जेल में होना, नहीं तो हम यहाँ पे हम उग्र आंदोलन करेंगे। बस समस्या ये थी कि मैंने बात की थी बेरोजगारी की, मैंने बात की थी केवल बेरोजगारी की, कि हमारी जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को दूर करना है। हम इस मांग को लेके हर जगह प्रोटेस्ट करता है, साल भर हो गया आज हमें। अब इन्होंने घोषणा करी थी, अभी 4000 पद आए। एक अगर कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन समझना मेरी बात का ध्यान से आप, कि इन्होंने जनवरी में फॉर्म भरवाना चालू करा, जनवरी 15 जनवरी के बाद से, और ये लगभग फॉर्म डाले गए कब तक? 17-18 फरवरी तक। और एग्जाम कब लेनी थी इनको? 6 मार्च में। इन्होंने हमको वहां पर टाइम दिया 20 से 30 दिन का। पर जब आज इन्होंने कैलेंडर जारी किया उसके अंदर इन्होंने हमें 100 दिन का टाइम क्यों दिया? या तो सीधी सी बात है, ये लोग अपना चुनावी वादा पूरा करके हमें फिर भूलने वाले। अगर उस समय 40 दिन का दिया तो अब लो ना 40 दिन के अंदर एग्जाम देना चाहिए आपको। एग्जाम पीएससी का इतना बड़ा एग्जाम हो सकता है, तो एमपी पुलिस का एक छोटा सा एग्जाम नहीं हो सकता क्या? ये होना था समय पे। पहली बात तो ये अक्टूबर नवंबर होता क्या? आप तो ये बोलोगे कि हम तो 30 नवंबर के दिन पेपर लेंगे, बोले हमने नवंबर का बोला था। इसका मतलब यह है कि पहली बात मैं आपको बता दूं, ये नवंबर में भी आपके एग्जाम करवाना नहीं चाहते। अगर इनको इतनी ही पड़ी थी तो पुराने रिजल्ट क्यों रोक के रखे अभी तक? एग्रीकल्चर का फर्जीवाड़ा इनके सामने आया, 200 में से 200 नंबर। कुछ शर्मा वगैरह नाम के लोग थे, अभी तक वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो कहाँ होना था? जेल के अंदर होना था। भाई अगर तुम 200 में से 200 नंबर ला रहे हो, और व्यापम में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको पता कहां पर है? अमरकंटक सुना है ना आपने? अब वो लोग लगा रहे, उसका आंसर क्या? जबलपुर। और जो एग्जाम ली पीबी ने, पीबी भी उसका आंसर बता रहा है जबलपुर। अगर तुम इतने इंटेलिजेंट थे तो तुम अमरकंटक लगा के आते ना। भाई 200 में से 200 ला रहे हो तो तुम ये सड़ा सा क्वेश्चन कैसे गलत कर दोगे? और एक बेसिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अंदर आया, गन्ने की जो फसल कितने बाय कितने एरिया में लगाना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, जो बुक में अंदर लिखा गया सभी बच्चों ने वो लगाया। अब व्यापम ने जो गलत किया उन्होंने वही टिक करा, और आज भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये लोग भी उस एग्जाम को निरस्त करके इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। आज अगर मान लो ये एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के साथ अगर अन्याय हुआ, कल एमपी पुलिस भी तो हो सकती है। हम जो भर्ती देंगे वो नहीं हो सकती क्या? आप जानते हैं कि 12,76,000 फॉर्म डाले गए। कितने? 12,76,000। और वैकेंसी कितनी है? अब ये 12,72,000 स्टूडेंट क्या करें? किसी के पास कोई इलाज है? नहीं है। इसका एक इलाज दिया था, आपको पता होगा, आज से 2 महीने पहले, कि सीएम ने घोषणा की थी कि मैं हर महीने 1 लाख रोजगार दूंगा। कितने? 1 लाख रोजगार। इतनी खुशी हुई थी कि अब मध्य प्रदेश की सारी बेरोजगारी क्या हो जाएगी? खत्म। और उसके 8 दिन बाद घोषणा की कि मध्य प्रदेश पुलिस में 18,000 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। तो प्रश्न चिन्ह यह उठता, पुरानी कहां गई? पुरानी अभी से बेइज्जती क्या? पुरानी अभी से बेइज्जती और नई की तैयारी में लग गया कि इसको भी घाट उतार देंगे हम। तो पहली समस्या तो यह कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भ्रष्ट कंपनी ले रही है एग्जाम।
जिसको यही नहीं पता कैलेंडर जारी किससे करना। आप मेरे को ये बताओ, उस कैलेंडर के अंदर आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा, उसके अंदर वन रक्षक के पद है, पटवारी के पद है, एमपीएसआई के पद है, सब इंजीनियर के पद है। तो फिर कौन सी एग्जाम ले रहे हैं बताओ आप मेरे को। ये वो एग्जाम ले रहे हैं जो 2019-20 में आई हुई थी, संविदा वर्ग 3 की एग्जाम ले रहे हैं और एमपी पुलिस की। इसको छोड़ के कोई भी भर्ती नहीं ले रही है। कारण क्या मालूम? कि यहाँ पर हम लोग आंदोलन करते ना तो 20 लोग दिखता आंदोलन के अंदर, 20 लोग। वो ये सोचते हैं ये तो अपन तो मच्छर उनके सामने यूं मसल के फेंक देंगे अपने। तो हम एक मच्छर की संख्या में भी कम है, हमें ना मधुमक्खी जैसा छत्ता बना के एक साथ टूटना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि मधुमक्खी का वार कैसा होता है। अभी हम लोग संगठित नहीं, अभी हम दूर दूर अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी दिन भर पोलिंग चलती। जैसे सर का भी अगर देखोगे हम लोग केवल 4 घंटे सोरे 18 तारीख को लेते, दिन भर पोलिंग 6 बजे से हमारी मीटिंग चालू हो जाती हर जिले वालों के साथ, सुबह 6 बजे से, और रात की 1-1, 2-2 बज जाती है हमको बात करते करते कि कितने लोग आ रहे, कैसे अरेंजमेंट करना, सब कुछ। तो ये क्या है? ये बेरोजगारों की बात है, इसलिए हम लोग ये आज कर रहे इतना, और हम आगे भी करते आएंगे। पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर जब तक हम संख्या बल में और एकजुट होकर नहीं कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। केवल आंदोलन खेलना एक मजाक बन के रह जाएगा, बल्कि ये 18 अगस्त का जो आंदोलन है हर एक बच्चे की उम्मीद है। हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जब घोषणा करी थी 18,000 पदों की, ये 4,000 पदों के अंदर 18,000 पद इनको शामिल करना पड़ेगा। अगर ये शामिल नहीं करते हैं तो फिर इस बात को ये भी जान ले कि आने वाले कल के लिए ये स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कि युवा क्या करेगा क्या नहीं करेगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो। बस ये केवल आपको डरा धमका सकते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, ये काम हो जाएगा, वो काम, बल्कि ऐसा कुछ होना नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा कि जब देश को आजाद होना था तो कुछ ही लोग थे। आज आप 50 से ज्यादा शहीदों के नाम नहीं गिनवा सकते हो, बल्कि उस समय की जनसंख्या देखो कितनी थी। आप एक छोटा सा क्रांतिकारी मैं आपको बता रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में शायद आपने सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में 19 साल की उम्र में उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो यह होता है कि जब उसकी माताजी को पता चलता है इसकी फांसी की सजा है, तो उसके पिताजी क्या करते हैं बिस्मिल के कि उसकी माताजी को बोल देते हैं तू मत जाना, तू रोएगी वहां पे। तो बोले बिस्मिल को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी माँ पहले ही वहां पहुंच जाती है। उसकी माँ पहले वहां पहुंच जाती है और बिस्मिल उसको देखता है और रोने लग जाता है। उस समय जब उसकी माँ को रोना चाहिए जिसका बेटा शहीद हो रहा देश के लिए, तो उसकी माँ बिस्मिल को कहेगा कि मिल गई आजादी, हो गई क्रांति, इस दिन के लिए तूने रास्ता चुना था जो आज रो रहा है। तो बिस्मिल कहता है माँ कि तेरा बेटा कायर नहीं है, तेरा बेटा इतना कायर नहीं हुआ कि फांसी के फंदे से डर जाए। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मुझे अगले जन्म में तेरी गोद नहीं मिली तो फिर मैं नहीं जन्म ले पाऊंगा। तो यहाँ का क्रांतिकारी इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ के इंदौर धार जैसी सिटी के अंदर पड़े हो। हमारे माता पिता एक जोड़ी कपड़े के अंदर हमारा भविष्य सुधारते हैं। एक जोड़ी कपड़े के अंदर, मैं आपको वास्तविकता वाली बात बता रहा हूँ। अभी आज आप यहाँ पर हो, ये मेरा वादा, आज भी आपके माता पिता खेत के अंदर काम कर रहे होंगे, नहीं तो फोन करके पूछ लो। रात की 4 बजती है, जब एक हरी ठंड होती है जिसके अंदर हम कंबल के अंदर बैठकर हम सो रहे होते हैं, उस समय खेत में पानी देने वाले आपके और हमारे माता पिता होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पौधे को जन्म दिया है, वो हमें पालना पोसना चाहता है, इसलिए उसे ना ठंड से पता ना गर्मी से। हमारे लिए नए कपड़े जरूरी है, पर वो एक फटी बनियान के अंदर अपना पूरा जीवन गुजारने को तैयार है। तो ये क्या है? ये उनके सपने हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। और हमारी तो बस सपनों की लड़ाई है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे माता पिता अगर हम सिलेक्ट होंगे तो एक गर्व की बात होगी और गर्व महसूस करेंगे कि यार मेरा बेटा बना है। मैं आपको बात बता रहा, जब मैं एक जॉब करता था, छोटा सा मेरा जॉब था फॉरेस्ट के अंदर, तब मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं सोचता था मेरा काम केवल टीचिंग का था कि यार पढ़ाने के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं और कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं जॉब करता था वहां पे। जब मैं जॉब छोड़ के आया तो ऐसा ना कि घर वालों ने पूछा कब जाएगा ज्वाइनिंग पे, कब जाएगा ज्वाइनिंग पे। मैंने बोला अगले दिन करके मैं 7-8 दिन टालता रहा कि चलो ठीक है चलता। फिर मैं एक दिन चुपचाप बैठा, पर मेरी माँ ने मेरे से पूछा कि तेरे को हुआ क्या।
तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या शब्द निकला, मैंने बोला यार माँ मैं हार गया। तो मेरी माँ यह कहती है बेटा हारने के लिए तो हम पैदा हुए, देखो तो जीतने के लिए पैदा किया है। तो उस दिन मैंने सोचा कि अगर आप अपने माँ बाप की सच्ची औलाद, जो बोलते हैं ना कि हम जो रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका सर कभी नीचे नहीं, उनका सर हमेशा गर्व से हम ऊपर उठा के रखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि माता पिता अपने बच्चे से एक ही उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा जीवन में कभी ऐसा काम करेगा जो आज तक अन्याय अत्याचार हम सहते आए हैं, जो हमने सर नीचे झुकाया है, आज वो हम गर्व से ऊपर भी उठाएंगे। तो और मैं आपको क्या वास्तविकता बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जाता हूं तो मैं एक वक्त ये जो मेरे साथ घटना घटी थी वो बात बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था लालू, मैं उसकी बात हर जगह बताता हूं कि जोबट के पास का थोड़ सिंधी का है, उसके गांव का नाम भी बता रहा हूं मैं आपको। ब्रिलियंट बंदा पढ़ने में, आज अगर एग्जाम दे सिलेक्ट हो जाए। मैं ऊपर पढ़ा रहा था, एक छोटा सा कमरा था मेरा 10 बाई 10 का उस समय। तो वो मेरे पास आया और बोले सर मेरी तबीयत खराब, मैंने उसको एटीएम दिया, वो केवल एटीएम से 200 रुपए निकाल के ले गया, 200 रुपए, और एटीएम मेरे को वापस ला के दिया। आज उसका पेपर है और आज मैंने रात में कॉल किया शाम को 7:30 8 बजे, क्या लालू तेरा पेपर कैसा गया। जब भाई अपना स्टूडेंट है, अपना फर्ज बनता अपन पूछे, तो मैंने उसको पूछा यार लालू तेरा पेपर कैसा गया, और आप यकीन नहीं मानोगे उधर से उसका भाई फोन उठा के बोलता लालू तो दुखा गया। मैंने बोला गलत जगह तो नहीं लग गया। मैंने फिर से लगाया, बोले यार अभी हम लालू को दाह संस्कार करके आए। मेरा दिमाग खराब हो गया पूरा, मैं लकड़ी दे के आया हूँ। फिर मैंने एक को फोन लगाया, यार महेश भाई ऐसी ऐसी बात है यार। बोले यार मैंने भी सुना ऐसा पर कंफर्म कर दो। जब कंफर्म किया तो यार ये सोचो इतनी गरीबी कि वो बच्चा पीलिया तक का इलाज नहीं करवा पाए, पीलिया तक जैसी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाए। जब मैं उसके घर पे गया तो तार देखा ना अपने, गेडे डले उसके घर पे, लकड़ी से बांध रखकर ऊपर पत्थर रखे हुए। ये एक व्यक्ति, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को पढ़ाई है बल्कि रोजगार नहीं। जब मैं उसके घर पे गया, जब मैं और भैया घर पे गए, तो जब हम वहां गए तो उसकी माँ ये कहती, मेरा लालू कहता था मेरे सर मेरे से मिलने आएंगे। मेरे से 200 रुपए लेके गया, ओढ़नी घाघरा पहनी हुई उसकी माँ मेरे को साइड से जब 10-10 20-20 के नोट 150 रुपए देती है, तब मेरी आत्मा उस दिन मर जाती है और उस दिन मैं रो देता। तो और फिर ये सब तो बोलना उनका 150 रुपए देने के बाद भी कि सर 50 रुपए हम आपको अगली बार दे देंगे। ये है आज के इस आदिवासी, इस किसान की मजबूरी। और सरकार ये सोचती है कि हम अय्यासी कर रहे हैं, हम केवल पढ़ाई करके हम रोजगार चाहते हैं। हमें मिला क्या? 4 साल से हम केवल झूठे सपने को जिंदा रख के पढ़े। हमारे माँ बाप, आप भी जानते, आपके माता पिता भी आपको छोड़ के गुजरात मजदूरी करने जाते कि मेरा बेटा यहाँ रहेगा, पढ़ेगा और कुछ काम करेगा। क्या आज वो आपका सपना पूरा हो पा रहा? आप पढ़ रहे हो, बस आपके ये जो हाथ है, इन हाथों में रोजगार कब आएगा? ये उम्मीद कब आएगी? आपने जो वर्दी का सपना देखा वो वर्दी कब मिलेगी? या आपने जो भी छोटा मोटा सपना देखा वो पूरा कब होगा? जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा। आपको रोकने वाले कई लोग रहेंगे, आपको बीच में रोकने वाले कई लोग रहेंगे, आपकी टांग भी खींचने वाले रहेंगे। पर यह ध्यान रखना कि आपका केवल और केवल लक्ष्य है रोजगार। अगर रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और हमारे उसमें तो कहावत है कि एक बार प्यार मोहब्बत से मांग के देख लो, अगर नहीं मिले ना मांगने से तो फिर छीन लो। तो ये मांगने वाला काम कर रहे हैं हम। 18 अगस्त को नहीं मिलता है तो जिस तरीके से हमने कुर्सियां दी है उनको बैठने के लिए, आने वाले कल में हम कुर्सियां छीनेंगे नहीं, उस कुर्सी को उखाड़ के फेंक देंगे, मेरा आपसे वादा है। और ये आपके अंदर वो पावर है, वो जोश है, वो जुनून है, वो जज्बा, आप कर सकते हो। हम क्या नहीं कर सकता, पहले सोच के देखो कि जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बस की नहीं। आप एक बार सोच के देखो, आप एक बार कल्पना करके देखो आप क्या नहीं कर सकते हो। आज के समय में आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। बस हमको हमारी योग्यता पहचानना है। और ये जो मेरा आंसू या दिखावट के नहीं है, ये आपको और हमारा एक दर्द है जिसको मैं महसूस करता हूं। आपके जैसे 4000 बच्चे मेरे पास आते एक दिन, जो एक उम्मीद लेके आते हैं कि यार सर के पास जरा मेरी नौकरी लगेगी। जब मैं उनके सपनों को देखता हूं तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये सरकार आपको नौकरी देना नहीं चाहती है।
ये चाहती है आप हमेशा मजदूरी करते रहो और मजदूरी करते करते मर जाओ। क्यों? क्योंकि सर ने बात कही कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जैसे विधायक का बेटा विधायक, सांसद का बेटा सांसद, और गृह मंत्री का बेटा तो सब जगह राज करेगा। आज के समय में ये चल रहा है और हमने जिन नेताओं को चुना है आज उनका परम कर्तव्य बनता कि आज उनको वहां नहीं, हमने जिसको चुना वो आज हमारे साथ में खड़े होते और बोलते कि चलो हम भी आपकी आवाज है, तो हम मानते कि हमने एक सच्चा नेता चुना है। क्या हमने इस दिन को चुना था कि जब हम संघर्ष करेंगे और तुम उन कुर्सियों पर बैठे रहोगे ताकि आपको हमारी बात तक नहीं सुनाई देगी। कितने नेता हमारे, अगर इस बेल्ट से देखोगे ऐसे बहुत सारे नेताओं को आपने वोट दिया है, अगर एक दिन अगर वो तबीयत से आपकी आवाज उठा देना, ये मेरा वादा अगले दिन रोजगार की झड़ी लग जाए। पर बस सब जाना जाते वहां पे चले जाते, करना क्या ये कैसे पता चलेगा? आपकी मांग क्या कभी आपसे मिले? आपकी बातें सुनी, आपको क्या चाहिए? अभी आएगा चुनाव, तब आएंगे सब, फिर आपसे वादे किए जाएंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये झूठे वादों में तो फंसो मत और अब अपना जो कर्म है उस कर्म को कर डालो। ठीक है, हमारा बस यहाँ आने का मेन मकसद ये रहा है कि भोपाल के लिए आप स्वतंत्र हो, आपका डिसीजन है। अगर आप आना चाहो आप सभी का वेलकम है, जितने भी लोग आ सकते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है वहां पर। ये कोई इस आंदोलन को मैं लीड नहीं कर रहा है, सर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये आपका आंदोलन है। बस हम हैं, आपकी बात को रख सकते हैं और उठा सकते हैं, ताकि कुछ आपको ये भी वादा है आपका मेरा आपसे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। अगर लाठी का पहला प्रहार रहा तो यकीन मानो हम जितने भी यहाँ पे शिक्षक मौजूद है आपके आगे हम लोग खड़े रहे। पहली लाठी भी पड़ी तो वो लोग हम रहेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस ये कि 18 अगस्त के हमको प्रोग्राम को एक व्यवस्थित और अच्छा करना है ताकि आप लोगों की भागीदारी हो सके। और आगे बहुत सारी बातें कहने के लिए, हर मोटिवेशन के लिए तो बल्कि और भी हम कभी बाद में मिलेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर अभी हमें यहाँ पे ज्ञापन भी देना है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी हमको ज्ञापन देने के लिए चलना भी है। तो हमारे बीच में दिनेश ठाकुर सर भी आए हैं, तो वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। ज्ञापन का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो जय हिंद साथियों।